केंद्रीय अधिनियम के आदि जो अनुवाद कार्य होते हैं जो हमसे संबंध नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद। धारा 6 क्या है? किसी भी राज्य में यदि हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में अधिनियम बनता है, कोई मतलब मान लो महाराष्ट्र है, वो मराठी में कोई अधिनियम बनाता है, तो उसको अधिकृत अनुवाद, तो उसको उस अधिनियम का अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुवाद करवा के जारी करना होगा। ये उसके लिए मैंडेटरी है। और धारा इसका 7 जो है वो है उच्च न्यायालय के निर्णय आदि जो है हिंदी व अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग राज्यपाल को अधिकार है। वो चाहे अंग्रेजी में हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन राज्यपाल चाहे तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये कह सकता है कि भाई आप इसका हिंदी में अनुवादित प्रति भी जारी करें। और आजकल सुप्रीम कोर्ट करने लगा है और आजकल हाई कोर्ट में भी इसका पालन हो रहा है। दोनों प्रतियां आदेश की आपको मिलती है। धारा 8, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा। इसमें दिया कि भाई ये राजभाषा के नियम हमने बनाए, इसको लागू करने के लिए जो अधिनियम है तो उसको नियम बनाने का सरकार को अधिकार है। और सरकार ने इस अधिकार का प्रयोग भी किया। कहाँ किया? राजभाषा नियम 2076 ये बना दिया गवर्नमेंट ने। आजकल यही सर्वश्रेष्ठ नियम चल रहा है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, इसके सेक्शंस क्या हैं, ये हम जानेंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। इसमें कुल 12 नियम हैं और नियम 1 और 2 जो नाम और परिभाषाएं हैं। नियम जो 3 है, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो पत्राचार होता है उसके बारे में हम छोड़ देते हैं। नियम जो 4 है, जो केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार है, जो केंद्र सरकार अपने ऑफिसर्स को लेटर भेजती है, जितने भी केंद्र सरकार के ऑफिस हैं उसके पत्राचार कैसा होना चाहिए उसका इसमें जिक्र है। इसलिए मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि पत्राचार कैसा होना चाहिए एक ग्राफ के द्वारा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके समझने की बात है। नियम 5 राजभाषा नियम 1976 रूल 5 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो भी आपको या कार्यालय को हिंदी में पत्र प्राप्त होता है, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। अब आपको पत्र मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी में भेज देती है, आप कहो कि जी मैं तो पीजीटी इंग्लिश हूँ, मैं तो हिंदी में नहीं लिखते हैं, तो उसको अमान्य घोषित किया जाएगा और राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये मैंडेटरी है, कोई भी लैंग्वेज के आप टीचर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात है सरकारी कर्मचारी की। सरकारी कर्मचारी को हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में देना आवश्यक है। दूसरा है नियम 6 धारा 3 जिनका जिक्र किया था मैंने, उसके दस्तावेजों का द्विभाषीकरण जो हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी है उसी की जिम्मेदारी है। ये मैंने पहले बताया था, इसमें भी नियम 6 में इसका प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन एक आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, छूट भी दी है गवर्नमेंट ने। यदि कोई कर्मचारी अपील करता है, कोई आवेदन करता है या कोई अपनी बात को सरकार के सामने भेजना चाहता है, तो वह हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, इंग्लिश में लिख सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदी में लिखे हस्ताक्षर, अगर उसने हिंदी में हस्ताक्षर कर दिए, उसमें मान लो आपने एप्लीकेशन लिखी कि आपको जी 120 दिन की CCL चाहिए, प्रिंसिपल मैडम दे नहीं रही है, तो DC सर को आपको लेटर लिखना है। अब आपने लेटर लिखा अंग्रेजी में और नीचे आपने हिंदी में लिख दिया अपना नाम या साइन हिंदी में कर दिया, तो DC सर जो जवाब भेजेंगे वो आपका जवाब पूरा की पूरा हिंदी में होगा, क्योंकि साइन करने मात्र से वह राजभाषा नियम 5 का पत्र बन जाता है, जो उसका जवाब है हिंदी के प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना। तो इस हस्ताक्षर इतना कीमती हो जाता है कभी कभी। नियम 8 ये हमारे जो अधिकारी हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, वाइस प्रिंसिपल मैम हैं और जो इंचार्जेज हैं, जो नोट्स डालते हैं, जो टिप्पणियां लिखते हैं, जैसे कोई लेटर पे टिप्पणी करी या कुछ नोट डाल के कर्मचारियों को सूचित किया या किसी डिपार्टमेंट होल्डर्स के लिए कोई आदेश दिया, तो ये नोट्स डालते हैं, टिप्पणियां लिखते हैं। तो वह टिप्पणियां जो हैं
नोटिंग हिंदी, हिंदी में होनी चाहिए। तो उसका लक्ष्य क्या है, कितनी % हिंदी में होनी चाहिए? तो आप देखेंगे का क्षेत्र, यानी हमारा जो क्षेत्र है वो का क्षेत्र है। का क्षेत्र में 75% हिंदी में टिप्पणी होगी, यानी 100 नोट्स लिखे आपने तो 75 नोट्स आपके हिंदी में होने चाहिए। खा क्षेत्र में 50% और गा क्षेत्र में 30%। ये नोट टिप्पणियों के बारे में सरकार की अपेक्षा है। नियम 9 जो इसका है उसमें है कि हिंदी में प्रवीण, तो कहते हैं हमारे कर्मचारी सारे आप लोग प्रवीण हैं हिंदी में। हम राजभाषा रिपोर्ट में भेजते हैं कि हमारे समस्त कर्मचारी हिंदी में प्रवीण हैं, कोई भी कार्य साधक नहीं है, सब प्रवीण है। तो प्रवीणता कैसे मापते देखिए कि या तो 10वीं में या उससे ज्यादा की कक्षा में वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके पास मीडियम हिंदी होना चाहिए, या स्नातक बीए में या समकक्ष परीक्षा में हिंदी एक विषय के तौर पर उसको पास होना चाहिए, या वह एक फॉर्मेट में लिख के दे दे, एम्प्लॉय एक फॉर्मेट में लिख के दे दे, जी मुझे हिंदी भली भांति आती है और हिंदी में को मैं समझ सकता हूँ और पत्र व्यवहार कर सकता हूँ, तो वे उसको प्रवीण मान लिया जाता है। तो केरवी बाद मथुरा के सभी कर्मचारी हिंदी में प्रवीण हैं, आपको बधाई हो। अब बात करते हैं कार्य साधक ज्ञान की। कार्य साधक ज्ञान क्या होता है? कोई भी कर्मचारी ने 10वीं की परीक्षा एक विषय हिंदी के साथ उत्तीर्ण की हो, या कोई सरकार की जो नीतियां हैं, राजभाषा प्रशिक्षण चलाए जाते हैं कार्य साधक के, वो किया हो, या वो लिख के दे दे कि अब मुझे हिंदी आती है, उसको कार्य साधक मान लिया जाएगा। बस इतना ही है इसमें। अब देखिए आपके काम की चीज, आप सबने कीमती वक्त दिया है, तो आपके काम की चीज बताता हूं मैं। ऑफिस वाले साथी होंगे तो वो ध्यान देंगे, हमारे ऑफिस में जितने भी अकाउंट कोर्स हैं, एजुकेशन कोर्स है, स्वामी हैंडबुक है, स्वामी हैंडबुक के अलावा और जितनी भी रेफरेंस बुक हैं, जो नियम कानून या कोई उपलब्ध रेफरेंस की किताबें रहेंगी स्कूल कार्यालय में, वो सभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में खरीदनी होंगी। ऑफिस वाले साथी ध्यान दे लेंगे, यदि आपके पास हिंदी वर्जन नहीं है तो आप हिंदी वर्जन मंगा लीजिए स्वामी हैंडबुक का, और हिंदी में है अंग्रेजी नहीं है तो अंग्रेजी भी मंगा लीजिए, क्योंकि दोनों माध्यम आपके पास होने जरूरी। जब भी निरीक्षण होता है तो मानते हैं कि लाइए आपका मैनुअल बुक्स लाइए, जिससे आप नियम देखते हैं, वो पुस्तक कौन कौन सी होती हैं वो बताइए। दूसरा, जितने भी फाइलें हैं आपके ऑफिस की, जितनी भी फाइलें हैं, सब पर दोनों भाषाओं में नाम होगा। मान लीजिए आपने दिया CCA फाइल, तो ऊपर लगेगा पाठ्य सहगामी क्रिया पंजिका, नीचे CCA फाइल, दोनों भाषाएं। अटेंडेंस रजिस्टर, कर्मचारी उपस्थिति पंजिका, स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ होना चाहिए। ये है हमारा द्विभाषीकरण। जैसे और रबड़ की मोहर स्टाम्प है, हमारे यहाँ स्कूल में 17 स्टाम्प है, 17 स्टाम्प, और रबड़ की मोहर है, स्टाम्प और रबड़ मिला के तो टोटल संख्या हमारी 45 हो जाती है। और जो हमारे द्विभाषी फॉर्म है वो 17 चल रहे हैं इस समय हमारे पास, जो दोनों भाषाओं में हैं, उपलब्ध हैं। तो जैसे रबड़ की मोहरें हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा? आपको जैसे आप में से बहुत सारे अधिकारी बनने वाले हैं, अधिकारी बन जाएंगे तो अपना स्टैम्प बनवाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये निर्देश है, आपकी स्टैम्प कैसी होगी? द्विभाषी होगी। जैसे मैडम का नाम नीलिमा सोनी, तो अंग्रेजी में फिर उसके बाद नीलिमा सोनी, फिर पद जैसे प्राचार्य, फिर अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा प्रिंसिपल, फिर केंद्रीय विद्यालय 3 बाद हिंदी में, फिर केंद्रीय विद्यालय 3 बाद अंग्रेजी में, मथुरा मथुरा। इस प्रकार से बाइलिंगुअल होगा ही होगा। रबड़ स्टाम्प किसी का अंग्रेजी में है तो वो तुरंत बदल जाए, क्योंकि बहुत परेशानी होने वाली है। हमारे स्कूल में सारे द्विभाषी हैं, ये अच्छी बात है, अपने यहाँ इसका उल्लंघन नहीं होता है। साइन बोर्ड्स कैसे हों? स्कूल में जो भी क्लासेस के साइन बोर्ड है या अन्य कोई भी इस प्रकार के साइन बोर्ड है, वो कैसे होने चाहिए? जैसे स्कूल के बाद मेन गेट पे लिखा रहता है
केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 बाल मथुरा हिंदी में ऊपर होगा, उसके नीचे नहीं अंग्रेजी में भी होगा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 बाल मथुरा। उसके बाद जो नेम पट्टिका है, नेम बोर्ड्स हैं, जैसे कोई नाम है गंगा प्रसाद भटनागर तो अंग्रेजी में पहले हो। पोस्ट है सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। रोकड़िया बैंक में काम आता है, रोकड़िया कैशियर, प्रबंधक, मैनेजर। तो इस प्रकार से बायलॉन्गल होंगे सारी चीजें। मान लो आप अपना विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं, छपवा लीजिए क्योंकि आप बहुत रेपुटेड कर्मचारी हैं और आपका विजिटिंग कार्ड एक बहुत मायने रखता है। कोई को देते हैं, हम केंद्रीय विद्यालय में हैं, अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाएंगे तो सामने वाला निश्चित रूप से इम्प्रेस हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे छपवाना है वो मैं बता देता हूँ। अपना नाम लिखेंगे, TR मीना, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी। तो इसके या तो उसी साइड दूसरी तरफ या उसके बैक साइड में विजिटिंग कार्ड में आप लिख सकते हैं अंग्रेजी में TR मीना PGT। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 बाल मथुरा हिंदी अनुभाग रेलवे कॉलोनी बाल मथुरा। केंद्रीय अंग्रेजी में बैक साइड में लिखवा लीजिए केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 बाल हिंदी डिपार्टमेंट और एड्रेस। एक साइड हिंदी में, एक साइड अंग्रेजी में, या दोनों साइड दोनों भाषाओं में होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड जब भी बनवाएं तो केवल अंग्रेजी में ना बनवाएं। अंग्रेजी में बनवाने से हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा VIP हो गए, हम बहुत बड़े अच्छे वाले हैं और ये हिंदी वाला थोड़ा कम अच्छा वाला है। ऐसा नहीं है, आपको दोनों भाषाओं में बनवाना है, उसको बायलॉन्गल करना है अगर कर्मचारी हैं तो। और क्या क्या चीज दुभाषीय होगी आप देखिए, बैनर, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, चार्ट, नक्शे, रजिस्टर, सभी फॉर्म, पत्र, शीट्स लेटर और लेटर हेड्स। कोई भी स्कूल का लेटर हेड होगा बायलॉन्गल होगा। अच्छा, आपके लिए मेरे पास अब याद आ गया, ऑल फॉर्म्स। मेरे पास 30 से अधिक फॉर्म हैं जो आपके काम आ सकते हैं, वो दुभाषीय हैं। जैसे छुट्टी लेना, CL लेना, EL लेना, CCL लेना, PF से पैसा निकालना, छुट्टी के लिए एडवांस लेना और फेस्टिवल एडवांस लेना, और तुम्हारा जो भी आपकी सर्विस से मैटर, फंड भेजना और कोई इंक्वायरी लेटर ऊपर RO या हेडक्वार्टर कार्यालय को पत्र लिखने के जो प्रारूप हैं, ये 34 प्रकार के प्रारूप मेरे पास हैं। मैं आपको वर्ड फाइल में ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप शेयर कर लेना, या मैं ईमेल पर भेजने की कोशिश करूंगा। आप सबको मैं ईमेल कर दूंगा कि आप जब भी एप्लीकेशन दें ऑफिस में तो बायलॉन्गल वाले फॉर्मेट में भर के आप दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है और ये फॉर्मेट जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन में चलते हैं। ये आपको हम भेज देंगे, सबको भेज देंगे। लास्ट में यही है कि भाई इसका जो दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की होगी, इसको पालन करवाए और जो पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ जांच करवाए। ये इसका लास्ट जो नियम है इसका 76 का, इसमें अनुपालन को लेकर के इसमें बताया गया है। कुछ साथियों के मन में विचार आ रहा होगा कि यार का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र क्या है। हमारे कुछ साथी नए हैं, उनको शायद ये प्रश्न आया होगा। अगर आया है तो उसके हम जिज्ञासा को आप साथ कर सकते हैं। का और खा और गा क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहले मैं का क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 10 राज्य का क्षेत्र में आते हैं। इसकी कहानी बड़ी अजीब है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब झगड़ा हो रहा था, सबने राज्यों ने कहा कि हम हिंदी भाषा रखेंगे, हम 100% काम करेंगे, हम 50% कहेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से ये प्रस्ताव आया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने उसको गा क्षेत्र में रखा, 50% काम की अनुमति दी, लेकिन बोला नहीं, हमको आप का क्षेत्र में रखिए, हम 100% काम हिंदी में करेंगे। और अंडमान निकोबार आज 100% काम हिंदी में करता है। अब जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या छोटा सा लॉजिक है, कैसा क्यों हुआ होगा। वो ऐसा था, आपको पता नहीं, यहाँ पर कुछ ट्राइबल जनजातियां थी अंडमान में, वो आज भी वही हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोगों अंग्रेजों ने, ब्रिटिशरों ने अरेस्ट करके अंडमान भेजते चले गए। उसमें एक तमिलनाडु का भी गया, उसमें राजस्थान भी गया, उसमें यूपी का व्यक्ति भी था, उसमें असम का भी था, उसमें गुजरात का भी था।
तो अब ये व्यक्ति जब आपस में मिले तो इनको कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या थी? बस एक हिंदी ही थी, जो ये टूटी फूटी सब हिंदी में बात सभी राज्य के व्यक्ति किया करते थे। तो यहाँ पूरे धीरे धीरे जब बसावट हुई, यहाँ लोग पनपने लगे, शहर बने, अंग्रेजों के बाद डेवलपमेंट हुआ, ये लोग जेल से छूटे वहीं बस गए, अंडमान में ही बस गए। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है, केवल हिंदी बनी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हिंदी हमारे लिए बेस्ट है, हम कोई प्रांत के हों, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अंडमान का अपना कोई निवासी मूल है नहीं, सब माइग्रेट हुए हैं यहाँ से, किसी न किसी प्रांत से माइग्रेट हुए हैं और एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज ने हिंदी अपना ली। तो इन्होंने कहा कि हमको का क्षेत्र में शामिल किया जाए। देखिए, खा क्षेत्र में आते हैं अपने गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली, ये हमारे खा क्षेत्र में आते हैं। इनके अलावा जो भी हैं वो सब गा क्षेत्र में आते हैं। स्क्रीनशॉट। जो जितने भी बचे हुए शेष समस्त राज्य हैं और वो जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, राज्य की भाषा, वो सब गा क्षेत्र में आते हैं। अब बस आपको बोर कर दिया, क्षमा चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा ही हो रहा है कि हमारे पत्राचार का लक्ष्य क्या होना चाहिए 2021 में। हम पत्राचार करें किसी कार्यालय से, तो क्या लक्ष्य होगा? हम का क्षेत्र से हैं तो हमको 100% का लक्ष्य है कि हमको 100% व्यवहार हिंदी में करना ही है, सभी पत्रों का जवाब हिंदी में देना है। देखिए, आरओ से लेटर आता है, अंग्रेजी में आता है, लेकिन विषय में वो हिंदी डाल के भेज देता है। क्यों? क्योंकि वह पत्र हिंदी में शामिल किया जाता है। अगर लेटर इंग्लिश में तो डीसी साहब हिंदी में चंद्रशेखर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पत्र जो है हिंदी में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से 100% क्षेत्र का हम पालन कर रहे हैं। खा क्षेत्र में 90% है और गा क्षेत्र में 55% है। यदि हम का क्षेत्र से का क्षेत्र को पत्र लिखेंगे 100, का क्षेत्र से खा को लिखेंगे 90 और खा क्षेत्र से हम यदि तमिलनाडु में पत्र लिखेंगे तो आधे पत्र हिंदी में कम से कम होंगे, आधे अंग्रेजी में होंगे। इस प्रकार से ये लक्ष्य है। और अंत में मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। मैं आपसे अब बात करता हूँ आगे।